So today our topic is a discussion on CEP, complex engineering problem. और complex engineering problem में हमने जो आपको प्रॉब्लम दिया था वो आपको याद होगा. दिस इज द डॉक्यूमेंट. इसमें क्या है? इसमें ये है कि the works department or administration of Abyssinia University has decided to construct one or more story on existing civil engineering building. Before going to plan and construct, they given us a task to check capacity of existing structure along with its foundation and given us recommendation. Clear है ना? जी सर. हसीम आप मुझे रिस्पॉन्ड करें, बाकी अपना माइक आप रखिए. The students are required to prepare a model of existing structure with some same dimension and cross sections and calculate all load as per UBC 97 and Building Code of Pakistan. Strength and quality of concrete and steel used should be instigated through any laboratory procedure. Soil and foundation capacity should also be checked for its additional loads. Any missing data can be assumed as per local practice. I hope it is clear. Yes, sir. Okay. Now I'm going back to this problem. Problem ये है कि चलो हम क्योंकि एग्जांपल लेते तो एग्जांपल हम सिविल इंजीनियरिंग स्ट्रक्चर की बात करेंगे, नहीं तो फिर आप कोई और स्ट्रक्चर भी ले सकते हैं जिसमें एक्सटेंशन की एक इशू हो. एक्सटेंशन की इशू ये हो कि आपने वर्टिकली ऊपर जाना है, मतलब एक या दो स्टोरी और भी आपने बनाना है. तो बनाने से पहले आपने अपने स्ट्रक्चर की वो देखनी है कि मिसाल के तौर पर अगर कोई बिल्डिंग आज से 30 साल या 20 साल पहले बना हुआ है और आज आपका कुछ अचानक प्लान बन गया कि मेरे साथ स्पेस नहीं है तो मुझे ऊपर जाना है, एक दो स्टोरी और बनाना है, और आपको ये श्योर नहीं है कि 20 साल पहले जो मैंने ये बिल्डिंग डिज़ाइन किया था या जो मैंने बनाया था इसमें आज करंट जो एक्सटेंशन है इसके लिए मतलब कोई मार्जिन रखा था कि नहीं रखा था. तो सपोज अगर आपने कोई मार्जिन रखा भी था लेकिन क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है, मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ और स्ट्रेंथ वगैरह सब कुछ डिक्रीज हो गया होगा, तो आप सपोज आप आज की डेट में आप इवैल्यूएट करना चाहते हैं कि मेरी बिल्डिंग की कैपेसिटी है कि नहीं है, तो यही प्रॉब्लम है. ठीक है ना? तो सिंपली अगर मैं लिखूँ कि प्रॉब्लम क्या है? कैपेसिटी evaluation of existing building. Capacity evaluation of existing building. और हम चूंकि फॉलो करते हैं एशियाई कोड, तो एशियाई 337 ये एक कमेटी है. आपको पता है कि एशियाई की टोटल 150 कमेटीज है. एशियाई डॉक्यूमेंट की 150 कमेटी मतलब 150 रिपोर्ट्स है एशियाई में, और हर रिपोर्ट एक प्रॉपर इशू को एड्रेस करता है. मिसाल के तौर पर हम जब बिल्डिंग डिज़ाइन की बात करते हैं तो हम ACI 318 यूज़ करते हैं, और ACI 318 का मतलब ये होता है कि डिज़ाइन ऑफ रिइंफोर्स्ड कंक्रीट बिल्डिंग्स. इस तरह एक और है ACI 337, और चलो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ACI 337 है क्या. ये एक डॉक्यूमेंट है. ये क्या है? स्ट्रेंथ इवैल्यूएशन ऑफ एग्जिस्टिंग कंक्रीट बिल्डिंग्स रिपोर्टेड बाय ACI कमेटी 437. तो ये एक ACI भी इस मसले को एड्रेस करता है कि अगर आपने कोई एग्जिस्टिंग बिल्डिंग की कैपेसिटी इवैल्यूएट करनी है तो क्या क्या करना है. तो ये पूरा डॉक्यूमेंट मैं आपको भेजूंगा, आप खुद भी इसको देख सकते हैं.
इसमें मेरे ख्याल में ये टोटल 6 चैप्टर्स है, और आपने इस डॉक्यूमेंट को खुद देखना है। इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन एंड स्कोप ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, इसके बाद जो है ना डिफिनीशंस, और चैप्टर 3 में प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशंस के जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है इसकी कुछ सर्वेज करनी है, कोई इंफॉर्मेशन आपने लेनी है, तो चैप्टर 3 में ये डिस्कशन है। चैप्टर 4 में मेथड्स फॉर मटीरियल इवाल्युएशन, तो आपके पास क्या होता है बिल्डिंग में, आपके पास होता है कंक्रीट, ठीक, और रिइंफोर्सिंग स्टील। अगर आपके पास कुछ और फाइबर्स वगैरह भी आपकी बिल्डिंग में कुछ पॉलीमर्स वगैरह वगैरह, तो उसको भी आप इन्वेस्टिगेट करेंगे। तो चैप्टर 4 इज ऑल अबाउट मटीरियल इन्वेस्टिगेशन। चैप्टर 5 इज असेसमेंट ऑफ लोडिंग। तो चैप्टर 5 इज ऑल अबाउट कि आपका बिल्डिंग के ऊपर टोटल डेड लोड कितना है। मिसाल के तौर पर आज से 20 साल पहले बिल्डिंग का जो स्लैब था वो 5 इंच तक था, लेकिन आज तक इस बिल्डिंग में कई बार मेंटेनेंस हो गया है, तो इसमें कुछ मार्बल और इस तरह कई चीज़ें आ गई है या कुछ मेंटेनेंस हो गया है, तो इसके साथ इसका डेड लोड इंक्रीज हो गया होगा। तो चैप्टर 5 इज ऑल अबाउट लोडिंग्स, तो आप इसको भी देख सकते हैं। लेकिन लोडिंग और इसकी लोडिंग कौन कौन सी लोडिंग्स होंगी और इसकी टेक्निक्स क्या होंगी, तो ये पूरा इस चैप्टर में। चैप्टर 6 इज इवैल्यूएशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स। तो इवैल्यूएशन, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट्स, तो ये भी आप कुछ एनालिटिकल प्रोसीजर यूज करेंगे, कोई सॉफ्टवेयर यूज करेंगे, इसके रिजल्ट्स निकालेंगे और बाद में इसके ऊपर डिसाइड करेंगे कि यार ये जो बिल्डिंग है इसकी क्या कैपेसिटी है, ठीक। तो आप इस डॉक्यूमेंट भी देख सकते हैं डिटेल में। चलो हम थोड़ा आज कुछ प्रैक्टिकल करने की कोशिश करते हैं। तो आप इस तरह करेंगे कि ये जो डॉक्यूमेंट है ये आप देखेंगे ACI 437, ठीक। तो आप इसको, इस डॉक्यूमेंट को एज रेफरेंस आप स्टडी करेंगे इस पर अपने CP के लिए। अब आते हैं थोड़ा स्पेसिफिक चीज़ें डिस्कस करते हैं। मिसाल के तौर पर आपने जो हमारा सिविल इंजीनियरिंग का जो डिपार्टमेंट की जो बिल्डिंग है इसको आपने इवैल्यूएट करनी है, तो इसकी ड्राइंग सबसे पहले आपने क्या करना है, चलो ये डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने ड्राइंग बनानी है एज पर एक्चुअल, एज पर एक्चुअल। और ड्राइंग बनाने के लिए अगर आपके पास एक वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अगर आपको मिलता है जिसमें इस बिल्डिंग की ड्राइंग की पूरी डिटेल है, इसकी डायमेंशंस की, इसके नंबर ऑफ स्टोरीज की, प्लान्स केवल, एलिवेशंस, क्रॉस सेक्शंस, कॉलम, बीम, स्लैब वगैरह वगैरह, फाउंडेशन, अगर सब डिटेल की आपको मिलता है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे, आप इस बिल्डिंग का सर्वे करेंगे। इस बिल्डिंग के ऊपर जाएंगे, अपने साथ मेजरिंग टेप वगैरह ये सारी चीज़ें लेंगे, और इसकी लेंथ, इसके वेट, इसकी हाइट पॉइंट करेंगे, इसके डिफरेंट स्टोरी का हाइट चेक करेंगे, इनकी बीम्स बीम्स इसमें कितनी है और इसकी कहाँ कहाँ पर है, तो डायमेंशन के साथ क्रॉस सेक्शन और सारा सब डायमेंशन। तो ड्राइंग का मतलब ये होता है, ड्राइंग का मतलब 2-3 चीज़ें होती है। चलो ड्राइंग का मतलब तो बस एक ही चीज़ होता है, आपकी आसानी के लिए मैं लिखता हूँ डायमेंशंस, ऑल डायमेंशंस, ठीक है ना। डायमेंशन में जो क्रॉस सेक्शंस और जो वेट, लेंथ एंड हाइट, और फिर इसकी जो डिफरेंट एलिवेशन या डिफरेंट प्लेन्स है वो सब। तो पहला काम आपने ये करना है, तो ये आपको तैयार भी मिल सकता है, और मेरे ख्याल में अगर कोई हमारा अपना सिविल डिपार्टमेंट का कर रहा है तो जो कॉरिडोर है उधर आपको ड्राइंग मिल सकती है, कुछ ब्रीफ ड्राइंग्स। सेकंड काम आपने लोडिंग्स कैलकुलेट करना है। ये सब कुछ, ये सारा स्टेप्स आप अपने CP में करेंगे। तो लोडिंग के लिए आपको पता सर है कि व्हाइट बोर्ड शेयर नहीं है। नहीं है,
हो तो अभी हो गया? नो सर। नाउ इट्स क्लियर? यस सर, यस सर। ओके, आप जी थोड़ा टाइम पे बताया करें ना। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपने करना है, आपने कौन कौन से टास्क पर काम करनी है। सबसे पहले आपने जनाब ये करनी है कि आपने ड्राइंग्स बनानी है। जिस बिल्डिंग की आप इवैल्यूएशन कर रहे हैं ना, इसकी ड्राइंग बनानी है। ड्राइंग आपको तैयार भी मिल सकता है, और आप अगर नहीं है तो फिर आप खुद बनाएंगे। इस पूरी बिल्डिंग की सर्वे करेंगे विद द हेल्प ऑफ मेजरिंग टेप, और इसकी सारे डायमेंशन सब कुछ। लेकिन अगर आपके पास ड्राइंग नहीं है तो आपने बहुत केयरफुली बिल्डिंग की सारी डायमेंशन चेक करनी है, क्योंकि डायमेंशंस में आपको पता है कि स्लैब होता है, स्लैब की थिकनेस वगैरह, बीम्स होते हैं, और इसके अलावा कॉलम्स होते हैं। ठीक है ना, फाउंडेशन पुटिंग जो होता है। ठीक, और इसके अलावा जो बिल्डिंग की जो डिफरेंट प्लान्स होते हैं, इसमें रूम्स, वेरांडा वगैरह सारे डिटेल होते हैं, और एलिवेशंस। ठीक है ना, और नंबर ऑफ स्टोरी। ठीक है ना, ये सारा सब कुछ। तो ये सारे डायमेंशन आपने बड़ी केयरफुली नोट करना है, और इन फिर इस डेटा से आपने खुद ड्राइंग बनानी है। तो ड्राइंग आपको या तैयार मिल सकती है, या आप खुद बना सकते हैं। दोनों काम आपने करना है। ठीक है ना, जिस प्रोजेक्ट के ऊपर आप काम कर रहे हैं, जिस बिल्डिंग के ऊपर, आपने या तो उसकी वो ओरिजिनल ड्राइंग निकालनी है, वो आपका काम आसान करेगा। नहीं तो फिर आपने खुद इस तरह करनी है, और इससे ऑटोकैड में ड्राइंग बनानी है। दूसरा काम जो है ना, वो आपकी लोड कैलकुलेशन है। तो लोड कैलकुलेशन में आपको पता है कि बिल्डिंग्स के ऊपर कौन कौन से लोड होते हैं। एक होता है जनाब लाइव लोड। ठीक, तो लाइव लोड का मतलब जो लोड मूवेबल होते हैं, स्टेशनरी नहीं होते। मिसाल के तौर पर जो इंसानों का जो लोड है, या फर्नीचर वगैरह की लोड है, वो एक जगह पर नहीं रहता। तो ये मूवेबल लोड होता है, इसको कहते हैं लाइव लोड। आपको पता है कि रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए हम लेते हैं 40 पाउंड्स पर स्क्वेयर फीट। इसको हम पीएसए बोलते हैं सिंपल। ठीक है ना, अगर कोई कमर्शियल बिल्डिंग है तो इसके लिए हम 60, 70, 80, 100, 120, 200 तक हम जा सकते हैं कमर्शियल बिल्डिंग के लिए। तो लाइव लोड आपने अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रक्चर आपने सेलेक्ट करना है, और इसकी हेल्प के लिए आप जो नेल्सन बुक है, इसमें मेरे ख्याल में टेबल 1.1 है या 1.2 है, इस ऊपर जाना है आपको। ये लाइव लोड की पूरी इंफॉर्मेशन वहां पर मिलेगी। दूसरा जो है ना, डेड लोड है। डेड लोड के लिए आप क्या करेंगे। डेड लोड तो इस बिल्डिंग के डायमेंशन से निकलता है। ठीक है ना, लेकिन डेड लोड में अगर आपने ये नोट करनी है कि जो स्ट्रक्चर है, ये तो पुराना स्ट्रक्चर होगा ना, इसमें कितनी बार मेंटेनेंस हो गई है, कितने नए न्यू मटेरियल इंस्टॉल हुआ है। ठीक है ना, स्लैब्स दोबारा इसकी थिकनेस चेंज हो गई होगी, कोई मार्बल टाइल्स वगैरह का काम होगा, प्लास्टर वगैरह। तो आपने देखनी है कि कोई इसमें न्यू डेड लोड तो नहीं है इन्वॉल्व है, तो फिर आपने ये नोट करनी है। इसके अलावा जो अर्थक्वेक है ना, तो अर्थक्वेक के लिए आप क्या करेंगे। अर्थक्वेक के लिए जो बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान है, बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान, ये बिल्डिंग कोड ऑफ पाकिस्तान क्या करता है, इस पूरी पाकिस्तान को ये 5 जोन्स में डिवाइड करता है। तो जोन 1, 2, 3, 4 और इस तरह 5। ये असल में 4 होते हैं। ये जोन 2 जो है ना, इसमें ए और बी है। ठीक है ना, तो हर जोन में अर्थक्वेक की डिफरेंट पोटेंशियल है। ठीक है ना, अगर आप जोन 4 में काम कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने जो एक्सीलरेशन लेना है वो 0.4 जी, 0.4 जी। इस तरह जोन 3 मेरे ख्याल में 0.3 जी, और यहाँ पर 0.2 है या 1.5 है इस तरह। यहाँ पर 0.1 समथिंग है। तो इस तरह ये डिफरेंट। अब ये जो है ना,
इस पे आपका पूरा कोर्स होगा, कोई आपने अर्थक्वेक का, सिस्मोलॉजी का, जियोलॉजी का कोई कोर्स आपने पढ़ा होगा। इन जोन्स का क्या मकसद है, और इससे आप ये जो फोर्स है ना, फोर्स, अर्थक्वेक फोर्स, ये किस तरह आप निकालेंगे। ठीक, तो आपने तीसरा लोड ये हो गया। इसके अलावा अगर आपका बिल्डिंग कोई चतराल वगैरह वहाँ पर लोकेट है तो आपने स्नो लोड भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, नहीं तो फिर इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये सारे लोड्स हैं। इसके बाद जो हमारा अगला स्टेप है, वो क्या करना है, वो जनाब मॉडल बनाना है। ये जो आपका बिल्डिंग है ना, ये पूरा जो आपने डायमेंशन ली, आपने लोड्स बनाई, इसका आपने मॉडल बनाना है कोई सॉफ्टवेयर में। तो सॉफ्टवेयर में आपको रिकमेंड करता हूँ या तो आप ईटेब बना ले लें, क्योंकि आप लोगों का भी इस लेवल पर इतना अपने चेवर नहीं है ना, तो आप ईटेब भी यूज़ कर सकते हैं, आप सेब भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर फ्रेम स्ट्रक्चर है तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ईटेब यूज़ करें। ठीक, तो इस सॉफ्टवेयर में आपने मॉडल बनाना है, और मॉडल की फिर आगे इसकी एनालिसिस करनी है। मॉडल का मतलब है कि आपने ये जो जितने डायमेंशन है पूरा ड्राइंग इसमें बनानी है। जो आपका ड्राइंग है ना पूरा, इसको कहते हैं मॉडल, लेकिन 3D में। और फिर इसके ऊपर ये सारे जितने लोड्स है ये अप्लाई करनी है, और इसके बाद इसकी एनालिसिस आ जाएगी। एनालिसिस के बाद इसकी डिज़ाइन आ जाएगी। तो डिज़ाइन की रिजल्ट से आपको पता चलेगा कि ये जो एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर है ये अकॉर्डिंग टू करंट डायमेंशन। जी असीम, सर लैब में तो हम सेप यूज करते हैं, टेप एक नहीं मिनट, जानते सर। एक मिनट, आप थोड़ा सब्र करें। तो डिज़ाइन के ओके। रिजल्ट से आपको पता चलेगा कि आपका एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर जो है ना ये ठीक है कि नहीं है। अगर नहीं तो फिर आप मतलब एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर के रिजल्ट से पता चलेगा। ठीक है ना। फिर इस सॉफ्टवेयर में एक कमांड है, इसको कहते हैं रिप्लिकेट। रिप्लिकेट का ये काम होता है ना, मिसाल के तौर पर आपकी बिल्डिंग 4 स्टोरी का बिल्डिंग है, ठीक है ना। आपने 5 पेप स्टोरी इसके ऊपर डाली है, तो पेप स्टोरी के लिए आप दोबारा इस तरह सारा ड्राइंग वगैरह, लोडिंग वगैरह ये नहीं करेंगे। इसमें एक रेप्लिकेट कमांड है, ये आप इस पर आप जब क्लिक करेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा कि आप कौन सा स्टोरी, आपके साथ 4 स्टोरी बिल्डिंग होगा, आप 5 स्टोरी पेप स्टोरी बनाना चाहते हैं। तो रिप्लिकेट जब आप क्लिक करेंगे आपसे क्वेश्चन करेगा कि आप किस स्टोरी की हिसाब से पेप स्टोरी बनाना चाहता है। मिसाल के तौर पर जो चौथा फोर्थ स्टोरी है, इसको आप कॉपी करना चाहता है, या थर्ड को कॉपी करना चाहता है, या ग्राउंड स्टोरी है। तो जब आप इसमें क्लिक करेंगे कि मुझे फोर्थ स्टोरी, तो आपके लिए ये सॉफ्टवेयर पूरा जो है ना फोर्थ स्टोरी को एक इंक्रीज करेगा, मतलब पेप स्टोरी वो बनाएगा। ठीक है ना, सारा लोडिंग, डायमेंशन, जितनी भी सारी चीजें वो आपके लिए करेंगे। यहाँ तक क्लियर है। यस सर क्लियर। ठीक है, अब चलते हैं जो आप असीम ने बताया कि हमें तो ये समझ नहीं आती कि ये जो ईटेब है ये क्या है। तो चलो मैं इसकी कुछ आपके साथ, चलो सबसे पहले ये करते हैं ना कि एक ईटेब यूज़ करते हैं आज, और इसमें एक कोई बिल्डिंग की एनालिसिस करते हैं। तो बिल्डिंग की एनालिसिस उसमें काफ़ी आपने मॉडल बनाने के लिए लोड वगैरह सारा सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन मैं क्विकली कोई एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ और इसकी आपके लिए सब कुछ कर लेता हूँ। ठीक है, तो चलो ये हो गया एक बिल्डिंग, इसका एक प्लान है ना। चलो इस तरह कर लेते हैं कि काम करते हैं। ये एक बल्कि एक ये हम ये भी कर सकते हैं कि जो ऑलरेडी हमने एग्जांपल्स किए हैं ना, ये जो फ्रेम स्ट्रक्चर हमने वो लेक्चर 1 2 3 जो है ना, 3 और 2 3, और ये इसमें जो हमने जितने भी फ्रेम स्ट्रक्चर की सब जितना भी काम किया है उसको भी आप ले सकते हैं। सॉफ्टवेयर में आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन मिसाल के तौर पर अगर कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर इस किस्म का है, 2 कमरे हैं, इसके सामने एक वरांडा है, ठीक है ना। और मिसाल के तौर पर यहाँ से लेकर
ये आप ले लें कि 15 फीट, और ये यहाँ से यहाँ तक इसको चलो ले ले 10 फीट, और फिर इसको भी आप ले ले कोई 8 फीट ले ले, ठीक है ना। और इसकी कॉलम्स कहाँ कहाँ पर है, तो चलो आप इस तरह ले लें। एक कॉलम सपोज आपकी बिल्डिंग यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर, इधर, इधर, यहाँ पर कोई कॉलम है इस तरह, यहाँ पर और यहाँ, ठीक है, ये आसान है ना। यस सर। और फिर मिसाल के तौर पर आप इसका कोई एलिवेशन अगर आप ड्रा करना चाहते हैं, मिसाल के तौर पर ये 2 स्टोरी का बिल्डिंग, ठीक है ना, 2 स्टोरी, तो कुछ इस तरह नजर आएगा। मिसाल के तौर पर ये एक फाउंडेशन यहाँ पर है, यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक की कितनी 12 स्टोरी का 12 फीट का हाइट होता है ना, चलिए यहाँ पर ये भी 12 फीट है, ठीक। हर ये पूरा कितना है 15 एंड 15, चलो आप इसको 30 एज्यूम करें, सर ठीक है ना। ये यस सर। एलिवेशन और ये आपका प्लेन। आई होप इट्स इजी नाउ। और यहाँ पर आप ले लेके आपका जो कॉलम है, जो आपने सर्वे से या ड्राइंग से निकाला होगा कि कॉलम जो है ना ये 15 बाई 15 है, ठीक है ना। इस तरह जो बीम्स है, ये जो बीम नजर आ रही है रेड कलर में, ये आप चलो ले लेके ये 18 बाई 12 इंच, ठीक है ना। इसके अलावा जो स्लेब है आप इसको 5 इंच रिज्यूम करें, और इसके अलावा जो इसका और क्या रहता है, फाउंडेशन भी आप देख सकते हैं, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर आपका जो यहाँ पर ये आइसोलेटेड फुटिंग है ना, तो आइसोलेटेड फुटिंग सपोज आपके पास है 5 बाई 5 फीट, और इसके अलावा जो बेरिंग कैपेसिटी है जो बेरिंग कैपेसिटी सपोज यहाँ नीचे जो बिल्डिंग है, यहाँ पर जो फाउंडेशन है ना, इसके नीचे आपने कोई टेस्ट कर दी, तो टेस्ट से आपको बेरिंग कैपेसिटी मिल गई कि यहाँ ये जो सॉइल है एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के नीचे, इसकी सपोज ले लेके 4.5 केप पर स्क्वायर फीट, ये सपोज आपको सॉइल टेस्ट से ये पता चल गया कि इसके ये, ठीक है ना। और क्या है इसमें बिल्डिंग की फॉर्मेशन में, क्या इसमें जो कंक्रीट है, आपने कंक्रीट की वो करना है ना, तो मिसाल के तौर पर आपने कंक्रीट ये एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में आपने कंक्रीट टेस्ट किया, और एग्जिस्टिंग बिल्डिंग में कंक्रीट आप किस तरह टेस्ट कर सकते हैं, आप कोर कटर मेथड से कोर निकाल के यूटीएम में टेस्ट कर सकते हैं, आप ये नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग कर सकते हैं, मिसाल के तौर पर रिबाउंड टेस्ट, ये जो स्मिथ हैमर है, स्मिथ हैमर आप लोगों ने यूज किया है। यस सर। ठीक, तो मिसाल के तौर पर अगर आप एग्जिस्टिंग बिल्डिंग की ये कंक्रीट टेस्ट करेंगे तो आपको हर जगह पर डिफरेंट डिफरेंट वो मिलेगी, कंक्रीट स्ट्रेंथ मिलेगी। हाँ जी, तो यहाँ पर मैंने कुछ इंफॉर्मेशन, ये फाउंडेशन जो होता है ना, ये आइसोलेटेड फुटिंग 5 बाई 5 फीट है, लेकिन इसकी डेप्थ सपोज अगर आप 2 फीट है तो 24 इंच, तो इस तरह होनी चाहिए। हाँ जी, अब मैं एफसी प्राइम की बात कर रहा था, कंक्रीट स्ट्रेंथ की। तो जब एग्जिस्टिंग बिल्डिंग की टेस्टिंग करेंगे कोई भी मेथड से, तो आपको डिफरेंट स्ट्रेंथ मिलेगी, और ये स्ट्रेंथ कम होगा उस स्ट्रेंथ से जिसकी ओरिजिनली इस बिल्डिंग ये बिल्डिंग जो बना था, अब इससे कम होगा ना।
तो आपको बीम्स में डिफरेंट मिलेगा, बल्कि एक बीम के एक एंड पे डिफरेंट मिलेगा, दूसरे एंड पे डिफरेंट मिलेगा। इस तरह स्लेब में डिफरेंट मिलेगा आपको, कॉलम में हो सकता है डिफरेंट मिलेगा, फाउंडेशन में डिफरेंट मिलेगा। तो आपने जब आप यहाँ तो आप सिर्फ एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, लेकिन अगर आप कोई रियल में इस तरह करना चाहते हैं तो आपने हर एक कंपोनेंट पे डिफरेंट डिफरेंट लेनी है एफसी प्राइम। या मैं एज्यूम करता हूँ कि चलो ओरिजिनली इस बिल्डिंग में 3000 PSI कंक्रीट यूज हुआ था, लेकिन आज 20 साल हो गए, 20 साल के बाद इसकी 2000 PSI पे आ गया, ठीक है ना। और यहाँ पर जो स्टील है, स्टील ओरिजिनल यहाँ पर कोई से अगर 40 KSI या चलो आप 60 KSI आपने यूज किया था, लेकिन 20 साल हो गए तो चलो ये 50 पे आ गया है, 50 KSI, ठीक है ना। दीज आर सम ऑफ द इंफॉर्मेशन। यस सर। अब ये जो डायमेंशन है अपने साथ याद रखे, क्योंकि मैं आपसे बाद में पूछूंगा कि मुझे ये डायमेंशन बताएं, ठीक है ना। तो वेरांडा 8 फीट है, ये कमरा 10 फीट है, ये 15 और इसकी जो हाइट है 12 फीट, ये हाइट, ठीक। हाँ जी। यहाँ पर मैं एक और चीज़ आप लोगों को क्लियर करूँ कि आपने जब आपने पहले कहा क्या काम करना था, ड्राइंग बनानी थी। सेकंड काम आपने क्या करना था, ड्राइंग बनानी थी। सेकंड काम आपने लोडिंग, लोड्स, ठीक है ना, लोड्स एंड मॉडल। मटेरियल, मटेरियल स्ट्रेंथ, ठीक। और इसमें आपने एक और चीज़ भी ऐड करनी है, लोडिंग, मटेरियल स्ट्रेंथ एंड सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी। आपने ये चीज़ करने होंगे, ठीक है ना। सॉइल मटेरियल टेस्ट के लिए अगर आपने एफसी प्राइम की करनी है तो आप या तो कोर कटर मेथड यूज करेंगे। कोर कटर में ये होता है कि आप जिस तरह एक सिलेंडर आप टेस्ट करते हैं, तो कोर कटर का मतलब ये होता है कि आपने एक कोर निकालनी है, आपने बीम स्लैब या कॉलम से किसी जगह से आपने कोर निकाली है, और उस कोर में, कोर का मतलब है तो इस तरह कुछ एक छोटा सा कोर होता है इस तरह। इसकी मेरे ख्याल में डायमेंशन मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन सिलेंडर से कम होता है। इस सिलेंडर को आपने टेस्ट करनी है और इसको आप एफसी प्राइम देगा। या आपने कोई रेडिएशन बेस्ड भी इसके कुछ प्रोसीजर है लेबोरेटरी में, आपको वो भी प्रोसीजर आप यूज कर सकते हैं। आप नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग भी कर सकते हैं, ये बहुत कॉमन है, आप लोगों ने ये चीज़ सीखना है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। इसका एक एग्जांपल जो है ना, वो जो रिबाउंड टेस्ट है, रिबाउंड टेस्ट या स्मिथ हैमर जो आप कहते हैं, ये भी आपको एफसी प्राइम देगा, ठीक है ना। और इसके अलावा जो एफवाई आपने इन्वेस्टिगेट करनी है, एफवाई के लिए आपने क्या करना है, आपने अपने बिल्डिंग के दरमियान से सरिये निकालनी है, ठीक है ना। तो उस सरिये को आप फिर क्या करेंगे, यूटीएम में टेस्ट करेंगे, और यूटीएम से पता चलेगा कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी रह गई है। सॉइल के लिए आपने क्या करनी है, ये आपने खुद करना है कि मिसाल के तौर पर बिल्डिंग एग्जिस्ट, वो तो हो सकता है कि ओरिजिनली कोई भी बेयरिंग कैपेसिटी इसने जिम की होगी, लेकिन करंटली आप इसके लिए क्या प्रोसीजर अप्लाई कर सकते हैं, कौन सा जो है ना, अगर आपका शेलो फाउंडेशन है, ठीक है ना, 2-3 फीट का या 5 फीट का, तो इसके लिए अलग टेस्ट होती है, फील्ड टेस्ट। और अगर आप डीप फाउंडेशन है तो इसके लिए लेबोरेटरी का अलग प्रोसीजर है। इसके अलावा आप सॉइल सैंपल भी ले सकते हैं, उससे भी आप बेयरिंग कैपेसिटी निकाल सकते हैं, ठीक है ना। लोडिंग के लिए मैंने तो बता दिया कि लोडिंग जो डेड लोड है डायमेंशन से निकल सकता है वो। तो ये टास्क आपने परफॉर्म करनी है, ड्राइंग और फिर ये 3 चीज़ें, ठीक है ना। इसके बाद आपने आराम से बैठना है और आपने मॉडल बनानी है, और फिर इसके बाद मॉडल की एनालिसिस और वगैरह कम दे ना, मॉडल की एनालिसिस और इसकी रिजल्ट निकालनी है। और इसके बाद आपने रिजल्ट्स इन्वेस्टिगेशन, रिजल्ट, सर रिजल्ट्स के बाद आपने फैसला करना है कि हम इसके ऊपर कोई और 2-3 स्टोरी बना सकते हैं या नहीं बना सकते। कभी कभी ये भी होता है कि एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर भी फेल होना शुरू, वो रिजल्ट, तो फिर उस केस में आप बनाने के अलावा आप